मुलाकात पे महसूस यही होता है, मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे। जी हाँ, एक्चुअली बात क्या है कि हर मुलाकात पे मेरे को ये लगता है कि आप लोग का प्यार जो है वो बढ़ता जा रहा है, और मैं भी इस चीज़ को पूरी कदर करते हुए आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने वाला हूं। तो हर मुलाकात पे आप मेरे को फील कराते हैं कि सर आपको अब और मेहनत करनी है, तो मैं बिल्कुल और मेहनत करते हुए, और कुछ लोग जैसे पूछ रहे हैं मेरे से, बिल्कुल आज कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं इस बात को कि सर फुल डिटेल कोर्स के लिए, तो मैं उनको बता दूं कि फुल डिटेल कोर्स रिलीज हो चुका है। आप लोग व्हाट्सएप जो नंबर है दिया हुआ उस पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं जो लोग इंटरेस्टेड है। और जो पुराने मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो जाहिर सी बात है, जो पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा ऑफर भी हम लोगों ने रखा हुआ है, और नए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही, क्योंकि हम लोगों का पहला टेक्निकल कोर्स है तो बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। आप लोग व्हाट्सएप पे डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू इतना शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। बस आप ये बनाए रखिए, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप ये बनाए रखेंगे। चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है उससे शुरू करने से पहले मैं कल के टॉपिक के लिए बात करता हूं कि कल हम लोगों ने क्या किया था, ठीक है। चलिए, तो देखिए आज हम लोग सीरीज सर्किट करेंगे, पैरेलल सर्किट भी करेंगे। पैरेलल सर्किट को अभी मैंने केवल आप लोगों के लिए बनाया है कि भाई चलो हम इसे करने वाले हैं, बट पहले हम लोग डिटेल में थोड़ा सा हल्का सा ये करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे पेपर का, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और ये कितना प्यारा क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, इनफैक्ट ईएस का क्वेश्चन है, आईईएस का क्वेश्चन है वो, और इतना प्यारा क्वेश्चन है जो आपके PG2 के पेपर में भी आया। देखो, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस चैनल से जुड़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि मैं आईईएस और गेट को जब मैं प्रिपेयर करता था, जब मैंने उसको क्रैक किया हुआ है, मैंने उसको बहुत अच्छे से एनालाइज किया हुआ है, तो उसके बाद जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो मुझे जब आप लोगों को भी पढ़ा के जो तजुर्बा मिला है तो मेरे को एक चीज समझ में आई है कि कैसे वहां के क्वेश्चन यहाँ के क्वेश्चन वहां हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। बस अंतर इतना है कि क्या कहते हैं हम लोग, क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है तो बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाते हैं, बस इतना अंतर थोड़ा सा हो जाता है चीजों में। बट हाँ, मैं हर मुद्दे की बात, आप क्रैश कोर्स देखेंगे, मैं गारंटी बोल रहा हूं आप 30 से 50 नंबर बढ़ाएंगे। हर लेक्चर को पूरा देखना है। अंतर इतना ही होता है बस बच्चों में कि कुछ बच्चों में कि वो पूरा नहीं देखेंगे तो वो कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिस करने वाले, तो इसीलिए पूरा लेक्चर देखिएगा। ये भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या किया था वो मैं बात डिस्कस कर लेता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आरएल सर्किट देखा था, ये आरएलसी सर्किट है, और हमने क्या देखा था पिछले लेक्चर में, आरएल सर्किट देखा था, आरसी सर्किट देखा था। और मैंने आपको एक बात भी वहां पे बताई थी, एक बात जो बहुत बार मैंने बोली थी, और मैं कोई भी बात बार बोल रहा हूं इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट तो है। तो आरसी सर्किट किया था, आरएल सर्किट किया था, और मैंने एक बात कही थी कि एसी में जोड़ कैसा होता है मेरे भाई, एसी में सम कैसा होता है, तो सम होता है वेक्टर सम। एसी में कभी भी किसी चीज को जोड़ना है तो आपको वेक्टर के तौर पे ही जोड़ना पड़ेगा, और यही गलती जो है बच्चे करते हैं कि वो क्या कर देते हैं, अलजेब्रिक सम, जिसे बीजगणितीय योग कहते हैं, वो कर देते हैं। मतलब a प्लस बी को जोड़ना है तो वो सीधा a प्लस बी लिख देंगे, पर नहीं, एसी में ऐसा नहीं होता। एसी में अगर a और b को जोड़ना है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट जोड़ना पड़ता है, ये होता है वेक्टर जोड़। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यही पढ़ा था कि आरएल सर्किट, आरसी सर्किट। फिर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से इनके जो है पावर फैक्टर होते हैं, मतलब किस तरीके से पावर फैक्टर हम लोगों ने देखा था कि आरएल का पावर फैक्टर क्या होता है, आरसी का पावर फैक्टर क्या होता है। अच्छा, और अगर हम देखें तो हम लोगों ने प्योर आर सर्किट भी देखा था, प्योर एल सर्किट भी देखा था, प्योर सी सर्किट भी देखा था। प्योर आर सर्किट में कुछ बात सीखी थी, वो ये सीखी थी यूनिटी पावर फैक्टर होता है। एल में हमने एक बात सीखी थी कि पावर फैक्टर 0 होता है, और सी में हमने एक बात सीखी थी पावर फैक्टर 0 होता है। अंतर बेटा मेरे भाई अंतर कितना क्या है, अंतर केवल ये है कि ये लैगिंग है और ये लीडिंग है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि पावर फैक्टर आरएल और आरसी का, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आरसी और आरएल का दोनों के पावर फैक्टर
याद रखिए मैंने इकट्ठे लिखवा रहा हूँ, इकट्ठे बोल दे रहा हूँ इस बात को, दोनों पावर फैक्टर 0 से ज़्यादा 1 से कम होते हैं, बस अंतर कितना पड़ जाता है, एल माने इंडक्टर, इंडक्टर माने लैगिंग, एल माने इंडक्टर, इंडक्टर माने लैगिंग, एल माने लैगिंग, एल माने इंडक्टर, ठीक है, एल माने लैगिंग और एल माने क्या है मेरे भाई, इंडक्टर है। तो यहाँ पर जो पावर फैक्टर रहेगा वो लैगिंग रहेगा और यहाँ जो पावर फैक्टर रहेगा वो लीडिंग रहेगा। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, मजा आता है आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ता हूँ, कमेंट करते रहा करो, देख रहे हो कितना एनर्जी यार, मतलब बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैंने आपको एक ही बात कही, आप या तो बुराई करिए तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा, बशर्ते की बुराई जायज हो, मतलब ऐसे नहीं, ठीक है। और क्या कहते हैं, अगर आप तारीफ करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। दो ही चीज मैं जानता हूं, या तो सुधार या फिर क्या, या फिर क्या कहते हैं, या फिर आप मुझे मोटिवेशन दो ताकि मैं और तेजी से दौड़ने लग जाऊं। आप लोगों के लिए कई चीजें मैं लेके आ रहा हूं और लेके आता भी रहूंगा, मतलब इसी मोटिवेशन की जरूरत रहेगी ना, आप लोगों का साथ चाहिए रहेगा, आप लोगों का साथ चाहिए रहेगा, याद रखना। आरसी आरएल, ठीक है, तो आरसी सर्किट में ये हम लोगों ने बात कर ली थी। अच्छा, फिर हम लोगों ने प्योर आर प्योर एलसी तो कर ही लिया था, तो आज हम लोग करने वाले हैं आर एल सी। अब हमने क्या किया था, पहले केवल आर को देखा, फिर एल को देखा, सी को देखा, फिर इन दोनों की जोड़ियां देखी। अब इन तीनों की जोड़ियां देखेंगे मेरे भाई। अब आप एक चीज सुनिए, एक जोड़ी हम लोग नहीं देखते हैं एलसी, वो क्योंकि ऑसिलेटर का पार्ट हो जाता है, तो हम लोग इसमें एसी में हम लोग अभी तो नहीं करेंगे उसे, ऑसिलेटर में भी उतना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जब हम जेई और एई के लिए करते हैं तब ऑसिलेटर की बात थोड़ी डिटेल में आती है, ठीक है। बट बहरहाल ये चीजें हम लोग करे थे, ये क्विक रिवीजन मैंने करा दिया। और आज जो ये लेक्चर है वो 22 नंबर लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आप एक बात देखिए, हमने इन तीनों रंगा बिल्ला सबको लगा दिया एक साथ। अंतर देखिए, कल तक हम लोगों ने दो को लगाते थे एक साथ, और आज हम लोगों ने इन तीनों को एक साथ लगा दिया। मैं आपसे एक बात यही पूछना चाहता हूं कि रेजिस्टेंस के द्वारा विरोध क्या होगा, आर ही होता है। एल के द्वारा विरोध क्या होता है मेरे भाई, एक्सएल होता है। इस बात को बड़ा ध्यान से, मैं बार बार चीख चिल्ला के ये बात कहता हूं कि एल के द्वारा जो विरोध होगा यार मेरे भाई मेरे दोस्त, क्या होगा, एल एक्सएल होगा, और सी के द्वारा जो विरोध होगा वो क्या होगा, एक्ससी होगा। क्लियर है इतनी पॉइंट? तो अब आप एक चीज समझिए, एल और सी के से जो ये विरोध होते हैं वो ये आपको क्लियर होने पड़ेंगे। अब मैं यहाँ पर एक बात करता हूं कि जो बात आपसे पेपर में पूछी जाती है वो क्या पूछी जाती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं टोटल प्रतिबाधा की, टोटल इम्पीडेंस की, मैं अगर आपसे यहाँ पे बात करूं टोटल इम्पीडेंस की, टोटल प्रतिबाधा जिसे कहते हैं मेरे भाई, जेड। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कल जेड के बारे में, जेड के बारे में मेरे भाई मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये हमेशा क्या है, प्रतिबाधा हमेशा क्या है मेरे भाई, प्रतिबाधा हमेशा वो प्रतिरोध है जो तीनों के कॉम्बिनेशन या दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। मैंने आपको क्या कहा था, आर की वजह से जो प्रतिरोध लगता है या करंट को रोकने के गुण आते हैं वो होते हैं आर, एल की वजह से जो गुण आते हैं वो होते हैं एक्सएल, एक्ससी की वजह से जो गुण आते हैं वो होते हैं एक्ससी। अब जब इनके जोड़ियां की वजह से जो गुण बनते हैं किसी करंट को रोकने के लिए, मतलब जब ये दोनों मिलकर कोई करंट रोकेंगे तो उसके विरोध को कहेंगे जेड, इसके विरोध को कहेंगे जेड, सॉरी ये एक्स सी लिखना चाहिए, ठीक है। तो एल और सी का विरोध होगा या इन तीनों का मिला के विरोध होगा तो हम जेड बोलेंगे। तो यही चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि Z मतलब वहां आ जाएगा जहां पर हम लोग तीनों का वो करते हैं, क्या करते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो क्या कहा मैंने आपसे कि नाम एक, वो सॉरी, काम एक नाम अनेक, मतलब काम एक ही है विरोध करना, और नाम क्या है अलग अलग रख दिए हैं, किसी का एक्सएल रख दिया, किसी का एक्ससी रख दिया, तो ये सब क्या है, विरोध हैं जो कि ओम में बताते हैं। ठीक है, इस बात को क्लियर है इतना पॉइंट? अब आप देखिए यहां पर क्या है, टोटल प्रतिरोध है। तो टोटल प्रतिरोध मैंने आपसे पहले कहा जोड़ माने वेक्टर जोड़। अब आप एक चीज बड़े ही ध्यान से समझना, एक्सएल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, और एक्ससी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। प्लीज मैं अब ये नहीं बताऊंगा, ये चलो बता देता हूं यार, क्या करूं, चलो ये होता था 2πfl और ये क्या होता था 1/2πfl। तो जाहिर सी बात है 1 अपॉन की वजह से ये क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है।
इसका मतलब ये है कि देखो इन दोनों का नेचर देखो, मतलब ये दोनों जो रंगा और बिल्ला हैं इनके नेचर देखो। रंगा मतलब रंगा बिल्ला, चलो मतलब इंडक्टर की वजह से जो विरोध है, इंडक्टिव प्रतिघात जिसे बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसे बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसे हम बोलते हैं। देखो मैं इतने आसान भाषा में इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। इलेक्ट्रिकल बहुत बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट, बशर्ते कि कोई प्यारा बंदा उसे पढ़ा दे बस, ठीक है। और बाकी आप लोग तो प्यारे हो ही हो, ठीक है। बस पढ़ाने वाला और प्यारा मिल जाए तो बात ही मज़ा ही आ जाए। तो अब आप देखिए एक्सेल क्या है, एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसका मतलब ये, अब मैं यहाँ पर नेचर की बात कर रहा हूँ, देखो इसका नेचर कैसा है, मतलब इंडक्टर की तरफ से जो विरोध आता है, मैंने क्या कहा, इंडक्टर जो विरोध करता है उसका नेचर कैसा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, मतलब ये विरोध बढ़ाता रहेगा, कौन, इंडक्टर। पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो कैपेसिटर अपना विरोध गिराता रहेगा। कहीं ना कहीं दोनों के अपोजिट नेचर है ना, मतलब एक फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे एक की शक्तियां बढ़ती हैं, ऐसे समझ लो। ये कौन है, ये गुंडे हैं, ये दो गुंडे हैं, ये गुंडा, ये जो गुंडा है एल गुंडा, ये एल गुंडे का जो वो है क्या है, जो एल नाम का गुंडा है, एक्सेल नाम का जो गुंडा है, जो प्रेरक से पैदा होता है, प्रतिघात से, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसे बोलते हैं हम लोग टेक्निकली, तो टेक्निकली भी बात करते चलेंगे। इसकी शक्तियां फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे बढ़ती हैं, रीजन क्योंकि समानुपाती है। और एक्सी की शक्तियां जो है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की शक्तियां जो हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे घटती हैं क्योंकि व्यतिक्रमानुपाती है। इसका मतलब इन दोनों का नेचर बड़ा ही कैसा है, ऐसा है। देखो ये देखिए, ये तो लीनियर हो गया, मतलब एक्सेल क्या है, अगर एक्सेल की बात करें तो वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, और अगर एक्सी की बात करें तो वो फ्रीक्वेंसी के कैसा है, एक्सी की बात करें तो वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, मतलब 1/f। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एक की शक्तियां बढ़ रही हैं, एक की कम हो रही है, मतलब विपरीत नेचर है कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर मैं ये चीज उल्टा समझूंगा, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं फ्रीक्वेंसी घटाऊंगा, ये बेटा फ्रीक्वेंसी घटाने की बात आ कहां से रही है, थोड़ा सा मैं ये भी बता देता हूं। हमने क्या करना है, 2πft होता है, तो जाहिर सी बात है ये फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा छेड़ रहे हैं, ये हम कर रहे हैं, ये हम खुद करेंगे। कौन करेगा, ये भगवान नहीं करेगा, ये हम करेंगे, ठीक है। तो हम फ्रीक्वेंसी से व्यवहार देख रहे हैं कहीं ना कहीं। तो देखो अगर मान लो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो एक्सेल भी बढ़ेगा, तो ये एक्सेल बढ़ता चला जा रहा है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सी घटता चला जाएगा, ठीक है। ये एक्सी या एक्सेल बन गया। तो हम लोग एक चीज महसूस कर रहे हैं कि देखिए एक की शक्ति बढ़ रही है और एक की शक्ति कम हो रही है, इस तरीके से, ठीक है। तो जब ये कम हो रही है और ये बढ़ रही है तो एक मौके वारदात पे ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी, ठीक है। और जहां पर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, मतलब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जहां पर ये दोनों गुंडों की शक्तियां एक हो जाएंगी। ये दोनों गुंडे कैसे हो जाएंगे, एक हो जाएंगे मेरे भाई, एक गुंडे, ये एक, इनकी शक्तियां एक हो जाएगी। इस फ्रीक्वेंसी को ही कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अनुनाद फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, अनुनाद फ्रीक्वेंसी, अनुनाद फ्रीक्वेंसी, अनुनाद फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अनुनाद आवृत्ति जिसे अगर हम लोग हिंदी में बात कर लें तो अनुनाद आवृत्ति इसको बोलते हैं ना, ठीक है। अनुनाद आवृत्ति हम लोग इसे बोलते हैं। एक्सेल वो आवृत्ति, मैंने क्या कहा, वो आवृत्ति जिस पर, वो आवृत्ति जिस पर दोनों एक्सेल और एक्सी के मान बराबर हो जाएं। द वैल्यू ऑफ एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स इक्वल। दोनों गुंडों की शक्तियां बराबर हो जाएं, ऐसी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या है, वो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हम समझ लो कि खेल रहे हैं फ्रीक्वेंसी से, खेल रहे हैं। अगर आप देखें तो ये फ्रीक्वेंसी से साइक्लो कन्वर्टर द्वारा खेला जा सकता है। किसके द्वारा खेला जा सकता है, साइक्लो कन्वर्टर एक डिवाइस है जिससे फ्रीक्वेंसी को वेरी किया जाता है। सवाल आता है बेटा, ये इस बात को लिख लेना बेटा, सवाल आता है इस बात को। अब आप चलिए अब आप इस बात को बड़ा ही ध्यान से समझते हैं कि मैंने यहां पर यह बताना चाहा कि दोनों का नेचर एक तो विपरीत है, और अगर मैं फ्रीक्वेंसी को वेरी करता हूं, बढ़ाता हूं या घटाता हूं, तो एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी जब दोनों की शक्तियां बराबर हो जाएंगी। तो मैं यहां से आपको यही कहना चाह रहा हूं कि कल मैंने जो बात बताई थी कि वेक्टर जोड़, मतलब इन सब की प्रतिरोध जोड़ने हैं, तो क्या करेंगे आप भाई, आर को जोड़ेंगे, ठीक है, एक्सेल
यहां एक बात का आपको चेंज रखना है कि XL माइनस XC को आप जोड़ेंगे और ये अंडर रूट, ये इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है। अब वही चीज़ है कि ये डिटेल में हम लोग नहीं कर सकते, अदरवाइज डेरिवेशन इसका पूरा होता है, ठीक है। तो आप एक चीज़ समझ लिए, मैं पहले इस बात को यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैं अज्यूम करके चलता हूँ, मैंने मान के चला है पहले से ही। क्या कह रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ पहले से, तीन चीज़ों को मान के चलूंगा ना मैं यहाँ पे, मैं तीन केसेस लेके चलूंगा आपके लिए। XL को मैं बड़ा मान के चल रहा हूँ XC से, फिर XL को मैं छोटा मान के चलूंगा XC से, मैं मान के चलूंगा कि XL छोटा है, और फिर मैं तीसरा केस मानूंगा कि XL बराबर XC है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये तीनों लगे होंगे तो प्रतिबाधा क्या होगी, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर माइनस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। देखो ये गलती मत करना, कुछ लोग गलती क्या करते हैं, XL स्क्वायर माइनस XC स्क्वायर कर देते हैं इसको, नहीं ये गलत हो जाएगा। XL माइनस XC का होल स्क्वायर करना एक बात, ये केस नंबर 1 में आ जाएगी ये चीज़, मतलब ये जो चीज़ है ये केस नंबर 1 में आ गई। मैं XL को बड़ा मान के चल रहा हूँ, जो लोग XL को बड़ा नहीं मान के चलेंगे वो XC को बड़ा मान के चलेंगे, तब क्या आ जाएगा फॉर्मूला, XC माइनस XL, कोई बात नहीं है, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। और जो तीसरा केस मान के चल रहे हैं, अब तीसरा केस क्या है, जाहिर सी बात है अनुनाद का केस है, अनुनाद का केस है, अनुनाद का केस मतलब XL बराबर XC। तो अनुनाद क्या है मेरे भाई, अनुनाद में क्या होगा, जाहिर सी बात है जब XL को XC के बराबर आप रखेंगे तो क्या होगा, R स्क्वायर प्लस XL बराबर XC के हो गया तो ये तो 0 हो गया। इसका मतलब अनुनाद के टाइम पर Z क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अनुनाद के टाइम पर Z क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अनुनाद के टाइम पे Z क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। याद रखिए, मतलब कहने का क्या है, मैं इस बात को फिर से कंक्लूड कर देता हूं। मैं फिर से कंक्लूड कर देता हूं, RLC सर्किट में जो प्रतिबाधा होती है वो ये होती है, ठीक है। हम किसी एक गुंडे को ज्यादा एक गुंडे को कम मान के चल रहे हैं, क्लियर है, क्यों मान के चल रहे हैं वो भी बता देता हूं। आप ये मान के चलिए कि मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा घटा रहा हूं, मतलब मेरे हाथ में यहाँ पे चाबी आ गई है, मतलब एक नॉब आ गया है, एक ऐसे समझ लो कि एक नॉब आ गया है जिससे मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा घटा सकता हूं, और वो चीज़ पॉसिबल भी है। साइक्लो कन्वर्टर एक डिवाइस होती है जिससे सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया घटाया जा सकता है। मान लीजिए मैंने इसको बढ़ाया घटाया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी घटेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी घटेगी तो क्या होगा यार मेरे भाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी घटेगी तो XL XC के मान कम ज़्यादा होते रहेंगे। तो मैंने तीन केस इसीलिए लिए क्योंकि XL XC के मान कम ज़्यादा हो रहे हैं। तो पहले केस में मैंने मान के चल लिया XL बड़ा हो गया, दूसरे केस में मैंने मान के चल लिया XL छोटा हो गया, तीसरे केस में मैंने मान के चल लिया बराबर हो गए, जो कि होंगे भी बराबर, मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान से समझिए कि जब ये ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब XL बड़ा होगा तो XL में से XC माइनस करना, ये बड़ा होगा XL छोटा होगा तो जाहिर सी बात है XC में से XL माइनस करना। और जब आपके ये दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, ये दोनों बराबर का ही तो मतलब है अनुनाद। अनुनाद कुछ नहीं है यार, इस बात को समझना पड़ेगा। अनुनाद जो है वो क्या है, अनुनाद जो है वो क्या है, अनुनाद एक आवृत्ति है, एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अनुनादी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसे, ठीक है। अनुनाद तो वो होता है, मतलब ये जो आपका फिनोमेना होता है उसे अनुनाद बोलते हैं। अनुनादी फ्रीक्वेंसी एक वो फ्रीक्वेंसी है, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, अनुनादी फ्रीक्वेंसी एक वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर XL XC बराबर हो जाते हैं, और उस बराबर होने के कारण जो प्रतिबाधा है सर्किट में वो केवल रेजिस्टेंस रह जाती है। और इस पूरी प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या कह देते हैं, प्लीज़ मैं एक बात कहूँगा, अभी 2 मिनट के लिए इसको हटा लीजिए, ठीक है। इस प्रक्रिया को, इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को रेजोनेंस कहते हैं, अनुनाद कहते हैं, रेजोनेंस, अनुनाद कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। तो बड़ा एक यहाँ पर समझ में आ रहा है, बड़ा ही एक सरल हिसाब यहाँ पर समझ में आ रहा है, बड़ी एक प्यारी बात समझ में आ रही है कि अनुनाद क्या है। अनुनादी फ्रीक्वेंसी क्या करता है, अनुनादी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर XL और XC का मान बराबर हो जाता है, और बराबर होके पूरे सर्किट में जो प्रतिरोध है वो R का रह जाता है। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ इसको भी बताता हूँ, अभी पूरे में अनुनाद क्या रह जाता है, अनुनाद
अनुनादी फ्रीक्वेंसी पर पूरे सर्किट में प्रतिरोध में केवल R रह जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को अनुनाद कहते हैं। बड़ा सिंपल सा हिसाब है, एक सर्किट आपको मिल गया है, लैब में रखा हुआ है, RLC जुड़े हुए हैं, आपने उसकी फ्रीक्वेंसी में छेड़खानी कर दी, किसमें, ये सप्लाई में, और जब छेड़खानी आपने करी तो आपको महसूस हुआ कि यार एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आई जहां पर ये दोनों लड़ गए और मर गए, एक दूसरे को काट मार दिया, और काट मार के केवल कौन रोक रहा है, R। अब आप ऐसे समझिए, मैं बड़े प्यारे भाषा में आपको समझाता हूँ, आसान भाषा में। गली में से समझ लो कि आप अपनी गर्लफ्रेंड की गली में गए हो, वो आप जाते ही हो, आपको पता ही है, उसको आपका मन किया देखने का, आपका मन क्या किया, आपका मन किया कि उसे देखने जाएंगे उसकी गली में। गली में आज चांद निकला, ऐसा आपको पता चल चुका है, ठीक है, कि गली में चांद निकल गया है। अब आप देखिए, जब आप जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि 3 गुंडे आपको रोक रहे हैं, RLC, और जब 3 गुंडे आपको रोक रहे हैं तो देखिए 3 गुंडों में से आपको एक चीज पता चल गया कि 2 गुंडों का हिसाब कैसा बनता है, मतलब 2 गुंडों की आदत कैसी है, 2 गुंडों की आदत आपस में विरोध की है, उनका नेचर कैसा है, विपरीत है। अगर एक की शक्तियां बढ़ती हैं तो दूसरे की कम होती हैं, दूसरे की बढ़ती हैं तो उसकी कम हो जाती हैं। तो आपने क्या किया, आपने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कराया अपने सर्किट को कि XL और XC बराबर हो गए। मतलब आपको एक बात तो मालूम है कि ये इन दोनों के नेचर आपस में एंटी हैं। अगर कहीं ना कहीं मैं इन दोनों को ही लड़ा दूं तो केवल एक ही जना रोक पाएगा और इसको तो मैं हैंडल कर लूंगा। मतलब समझ रहे हो इस बात को। 3 लोग थे, आपकी जो है गर्लफ्रेंड की जो गली है वहां जब आप गए तो आपको 3 लोग रोकने वाले थे। आपने चालाकी क्या बनाई, आपने सोचा कि बेटा चलो इन 2 का नेचर ऐसा है, इन दोनों को एक काम करता हूं, मैं आपस में लड़ा देता हूं और बचेगा ये, फिर इसको तो देख ही लेंगे। इसका मतलब बड़ा ही आसान है। देखो यही तो बात है कि जब आपने इन दोनों को क्या किया, इनका नेचर जाना कि इनका नेचर ऐसा है कि एंटी है, तो आपने इन दोनों को बराबर कर दिया। ये दोनों ही आपस में लड़ गए और इनकी क्योंकि शक्तियां जब बराबर हो गई तो ये दिखने को, क्या कह रहा हूं मैं, ये दिखने को तो सर्किट में लगे रहेंगे, पर सर्किट में केवल विरोध कौन कर रहा होगा उस समय, रेजिस्टेंस, और अब उसकी वजह से करंट बहेगा। तो बात यही मैं कहना चाहता हूं कि अनुनाद के दौरान अब करंट किसकी वजह से बहेगा, खाली रेजिस्टेंस की वजह से बहेगा, ना कि करंट बहेगा V/Z की वजह से। मतलब कि जब अनुनाद होगा तब ये दिखने को तो लगे होंगे, पर लगे होंगे खाली दिखने को, पर ये विरोध नहीं कर रहे होंगे। क्यों नहीं विरोध कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये आपस में लड़ मर के कट गए होंगे और इनका जो विरोध है वो कुल मिला के 0 बन गया होगा। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप खुद सोचो, जहां आपको 3 लोग रोकने के लिए लगे हुए थे, जहां आपको 3 लोग रोकने के लिए लगे हुए थे, तो जब 3 लोग रोकने के लिए आपको लगे हुए थे और 3 लोग रोकने के लिए लगे थे, उसमें से 2 तो लड़ मर के कट गए आपस में, पर वो लड़े मरे कटे कब, जब अनुनादी आवृत्ति रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपने काम किया और अनुनाद जिसको जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपने रखा तो क्या हो गया, केवल रेजिस्टेंस रह गया, मतलब एक ही आदमी रह गया। 3 लोग रोके थे, 3 लोग खड़े हुए थे गली में आपको रोकने के लिए, 2 तो आपस में लड़ मर गए, अब क्या रह गया, एक ही रह गया रेजिस्टेंस। तो जाहिर सी बात है जब एक ही रह गया तो इस दौरान जो प्रतिरोध लग रहा होगा वो अपने स्तर पर सबसे मिनिमम होगा। मतलब वो प्रतिरोध अपने स्तर पर कैसा होगा, सबसे मिनिमम प्रतिरोध होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इससे कम तो कोई रोकने वाला कभी होगा ही नहीं। ठीक है, मतलब ये सबसे मिनिमम प्रतिरोध लगेगा किस समय, इस समय XL बराबर XC की कंडीशन में। तो एक बात हमें यहाँ पर और सीखने को मिल गई, क्या सीखने को मिल गई, देखिए एक तो वो आपसे पेपर में सवाल क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा अनुनाद के दौरान इम्पीडेंस क्या होता है, पहली चीज तो R होता है। दूसरी चीज पूछेगा, देखिए ये चीज मैं लिखवा नहीं रहा हूं पर बोल रहा हूं आपको, ये चीज सवाल आएगी पेपर में। फिर वो पूछेगा कि अनुनाद के दौरान जो प्रतिरोध है या मतलब जो प्रतिबाधा है, जो आपको रुकावट है, जो आपका इंपीडेंस है वो कैसा है, क्या वो सबसे उच्चतम पर है या सबसे न्यूनतम पर है, मतलब सबसे कम लग रहा होगा उस समय या उस समय सबसे ज्यादा लग रहा होगा। ठीक है, अब आप खुद देखो जब ये दोनों ही आपस में लड़ मर गए, कट गए, तो ये सबसे कम ही तो बचा, मतलब सबसे कम प्रतिरोध लग रहा होगा। ये एक बात समझ में आ गई। अब आप खुद सोचो जब ये मिनिमम होगा रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध सबसे मिनिमम स्तर पर होगा, तो उस समय करंट की गंगा तो खूब बहेगी, करंट सबसे उच्चतम पे होगा क्योंकि रेजिस्टेंस अपने सबसे न्यूनतम पे हो गया। तो ये सब बातें पूछते हैं कि क्या क्या होता है, ना।
अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक भी करना, शेयर भी करना और कमेंट जरूर करके जाना अगर अच्छा लगता हो तो, ठीक है। बात समझ में आ रही हो, कुल मिला के बात है, बात समझ में आ रही हो तो कमेंट जरूर 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 करना, ठीक है। मेरे चैनल में जरूर 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 कमेंट करें, ठीक है। चलिए अब आप एक चीज समझिए कि क्या कहते हैं, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये आपको तीसरा पॉइंट हो गया। अब आप एक चीज देखिए, चौथा पॉइंट अब आप देखिए, मैं आपसे इस बात को पूछता हूं, जब ये दोनों आपस में लड़ मर गए, कब कब की स्थिति में, अनुनादी की स्थिति में, अनुनादी आवृत्ति और अनुनाद की स्थिति में, जब ये दोनों आपस में लड़ मर गए, कट गए ये दोनों, तो जाहिर सी बात है जितना यहाँ पर आप वोल्टेज दे रहे होगे वो पूरा का पूरा किस में जा रहा होगा, रेजिस्टेंस में जा रहा होगा। तो उस समय वोल्टेज पूरा का पूरा कहाँ जा रहा होगा, रेजिस्टेंस में जा रहा होगा। क्योंकि कहने को तो ये आंखों से तो दिख रहे होंगे लगे हुए, पर इनका रोल खत्म हो चुका होगा, ये आपस में एक दूसरे से लड़ मर गए होंगे, तो पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होगा, बचे हुए रजिस्टर में ही होने वाला है, ठीक है। अगर मैं अगली बात करूं कि अनुनादी आवृत्ति, इसका पता करो, पता करो इस अनुनादी आवृत्ति का मान क्या है, मतलब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी, मतलब इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। तो आप देखिए एक्सएल बराबर एक्सी होता है अनुनाद के दौरान, तो एक्सएल क्या होता है 2 पाई एफ एल और एक्सी क्या होता है 1/2 पाई एफ सी। जब मैं यहाँ पर इसको कैंची चला दूंगा तो ये क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर 1/2 पाई एफ सी, एफ एल सी, सॉरी एफ नहीं आया, ठीक है, मतलब 1/2 पाई एल सी। अरे यार कैंची चला दी है यार, ठीक है। अब जब मैं इसका अंडर रूट ले लूंगा, मतलब फ्रीक्वेंसी स्क्वायर है ना, अब मैं स्क्वायर का अंडर रूट ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरीके से। अरे यार मैं दोबारा करके बता देता हूँ आपको, देखो जब यहाँ पर कैंची चलाएंगे तो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर 1/2 पाई स्क्वायर एल सी बनेगा, ये ऊपर पे बनेगा, ठीक है। अब जब आप इसको, जाहिर सी बात है एक्सएल एक्सी कब होता है, जब एफ आर होता है, तो यहाँ पर आप एफ आर भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये अनुनादी आवृत्ति है। अगर आपसे पेपर में पूछे तो अनुनादी आवृत्ति निकालें तो वहाँ पक्की बात है क्वेश्चन दिया होगा एल का मान दिया होगा, सी का मान दिया होगा, निकाल दें आप अनुनादी आवृत्ति, और ये आवृत्ति हर्ट्ज में होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये जो आवृत्ति है, याद रखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता के जा रहा हूँ आप लोगों को, कि ये जो आवृत्ति जब आपसे पूछेगा तो वहाँ देख लेना कि वो किस में पूछ रहा है, हर्ट्ज में पूछ रहा है कि रेडियन पर सेकंड में पूछ रहा है। क्योंकि जहाँ उसने रेडियन पर सेकंड में पूछी तो वो इसका मतलब है 2 पाई एफ आर पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है 2 पाई एफ आर पूछ रहा है आपसे, याद रखिएगा ये चीज़। और जब वो 2 पाई एफ आर पूछेगा तो देखो 2 पाई को यहाँ ले आओ, कैंची चला दो, 2 पाई एफ आर इजिकल टू 1 बाई अंडर रूट एल सी, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा आर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ओमेगा आर, और ये जब ओमेगा आर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एल सी, ओमेगा आर 1/2 अंडर रूट एल सी। तो ये याद रखना ये भी अनुनादी आवृत्ति है, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये भी अनुनादी आवृत्ति है, ये भी अनुनादी आवृत्ति है, ये हर्ट्ज में, ये रेडियन पर सेकंड में। ये चीज आपको प्लीज बहुत विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी, दोनों के फॉर्मूले में 2 पाई का अंतर आ रहा है, देख लो, ठीक है, ये ध्यान से आपको पेपर में देखना पड़ेगा। तो ये सब है अनुनाद में। क्लियर है इतना पॉइंट। तो ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। मैं फिर से एक एक पॉइंट को रिवाइज करा देता हूँ। सिंपल कंडीशन में जो प्रतिरोध होगा वो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर होगा। ये क्यों है, क्योंकि इनके नेचर अलग हैं। अनुनादी आवृत्ति पे वो आवृत्ति है जिस पे दोनों बराबर हो जाते हैं, इन दोनों की शक्तियाँ, तो ये Z बराबर R हो जाता है। Z अपने आप में मिनिमम होता है, किसमें, सीरीज रेजोनेंस में। तो यही तो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं आज यहाँ पे यार। सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है, सीरीज रेजोनेंस में जो यहाँ पे प्रतिरोध है, प्रतिबाधा है, वो सबसे न्यूनतम स्तर पे होती है अपने, ठीक है। अब इस प्रक्रिया में और क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस अपने न्यूनतम स्तर पे है या प्रतिबाधा अपने न्यूनतम स्तर पे है तो करंट अपने उच्चतम पे होगा। खाली रेजिस्टेंस रह गया है तो जो टोटल वोल्टेज आप दोगे, टोटल वोल्टेज आप दोगे जो सप्लाई में दे रहे होगे, टोटल वोल्टेज, वो बराबर किसके होगा, टोटल ड्रॉप के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, टोटल ड्रॉप के बराबर होगा वोल्टेज में। मतलब जो आप यहाँ सप्लाई दे रहे होगे वो पूरी की पूरी रेजिस्टेंस में ही ड्रॉप हो रही होगी। अगर आपसे पूछे कि भाई मान बता दो, तो मान के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये सब आपको ध्यान से देना पड़ेगा। अब मैं एक इंपॉर्टेंट ग्राफ आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो पेपर में पूछा जाता है, ठीक है।
तो आपसे कभी भी वो पूछे कि सीरीज सर्किट में, मतलब सीरीज आरएलसी सर्किट में अनुनाद पर क्या क्या चीज़ें सच हैं, तो मैंने जो पॉइंट्स आपको लिखवाए कि आर मिनिमम है, ये सब है, करंट अपने उच्चतम पे है। तो देखिए करंट अपने उच्चतम पे है, तो करंट को लेके एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग आवृत्ति में, इसमें अनुनाद में। तो अनुनादी आवृत्ति में करंट अपने उच्चतम पे होगा, जाहिर सी बात है। मतलब ये जो अनुनाद आवृत्ति है एफ आर है, तो यहाँ पर करंट अपने उच्चतम पर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यही सवाल आपसे पेपर में पूछता है कि ये ग्राफ किसका है, तो ये ग्राफ किसका है, सीरीज रेजोनेंस का, मतलब सीरीज अनुनाद का, सीरीज रेजोनेंस का है। ठीक है, मतलब सीरीज अनुनाद का ये वो है आपका सीरीज अनुनाद का ये ग्राफ है करंट को लेके कि मतलब सीरीज अनुनादी आवृत्ति पे, मतलब एफ आर पे, अनुनादी आवृत्ति पे करंट अपने उच्चतम पे होता है। याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो चीज़ हम लोगों ने सीरीज अनुनाद में पढ़ी है, अब वही चीज़ उल्टी हो जाती है पैरेलल में। इसीलिए मैंने ये यहाँ पर बनाया था ताकि आप लोगों को एक साथ दोनों को तुलना कर दूं। ठीक है, तो याद रखिए पैरेलल सर्किट के अनुनाद में क्या होता है वो मैं बात अभी डिस्कस करने वाला हूँ, बट इसको ख़त्म कर दूँ तो समझ गए इस बात को। तो ये जो डायग्राम है ये किसका है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट में है। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस मतलब सीरीज अनुनाद का है, सीरीज अनुनाद प्रोसेस का है, फिनोमेना का है, जो भी आप कह रहे हो, प्रक्रिया का है। ठीक है, ये आपका सीरीज सर्किट का यहाँ पर इसका अनुनाद खत्म होता है। मैंने आपको सारी बातें यहाँ पे बता दी। ठीक है, न्यूमेरिकल और सबसे ज़्यादा थ्योरी वगैरह सब पूछे जाते हैं इससे, खासकर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। वो जो फ्रिक्वेंसी का मैंने फॉर्मूला बताया था ना, अनुनाद या आवृत्ति बताएं, उस पर बहुत पूछा जाता है, 1/2 पाई LC। ठीक है, बट मैंने आपसे क्या कहा, इसमें हर्ट्ज और रेडियन पर सेकंड का वो जो पंगा रहता है ना, वो आप देख लेना। देखिए थोड़ा सा मैंने आपको बोला ना, ये 2 पाई यहाँ पर लेके जाएंगे, तो जब 2 पाई लेके जाएंगे तो 2 पाई FR हो जाएगा, और 2 पाई FR मतलब ओमेगा R। बहुत सिंपल है मेरे भाई। ठीक है, तो हर चीज़ रटना नहीं है मेरे भाई, याद करना है। मैं बिल्कुल अगर डिटेल में पढ़ा रहा होता, एक एक शब्द पढ़ा रहा होता आपको, तो मैं हर चीज़ का रीज़न भी बताता आप लोगों को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं केवल TG2 ही पढ़ाता हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो मेरे को हर चीज़ डिटेल में मालूम है, क्योंकि मैं AE की भी पढ़ाता हूँ, JEE भी पढ़ाता हूँ, TG2 भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे सबके दिमाग की पकड़ मालूम है कि कौन को कहाँ पर लेके जाके समझाना है। ठीक है, चलिए खैर, अब आप ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ये सीरीज अनुनाद है। मैं यहाँ पे कुछ बातों को यहाँ पर भी डिस्कस कर लेता हूँ। मैं कुछ बात हैं, जैसे एक एडमिटेंस होता है, एडमिटेंस जिसे बोलते हैं। ठीक है, एडमिटेंस होता है वाई, जो प्रतिबाधा का उल्टा होता है उसे एडमिटेंस कहते हैं। और प्रतिबाधा क्या होती है, ओम में। जब ओम का उल्टा होगा तो जाहिर सी बात है एडमिटेंस की यूनिट क्या होगी, क्योंकि भाई ओम का उल्टा तो हमेशा क्या ही होता है यूनिट में, मोह होगा या सीमेंस होगा। तो याद रखना एडमिटेंस एक पैरामीटर है जो प्रतिबाधा का उल्टा है, और उसकी यूनिट क्या होगी, सीमेंस। मोह या वो ये उल्टा ओम, या फिर आप ओम इनवर्स कह लो, दोनों ही बातें हैं। ये सब यूनिट एडमिटेंस की है। तो याद रखिए एडमिटेंस भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। यहाँ पे सीरीज रेजोनेंस हम लोगों ने समझ लिया, अब बात करते हैं पैरेलल रेजोनेंस पे। और एक प्यारा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए पैरेलल सर्किट पे लेके आया हूँ। IES का क्वेश्चन है, बट UPPCL में भी आ गया, याद रखना। ठीक है, इस बात को अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ। देखो ये सीरीज है, सीरीज में अगर मैं टोटल वोल्टेज की बात करूँ कि मैं यहाँ पे V दे रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है जितना दे रहा हूँ उतने ही खर्च हो रहे होंगे यहाँ पे। तो ये बात तय है, VR स्क्वायर मैंने कहा वेक्टर जोड़, प्लस इन दोनों का नेचर एंटी है, तो इन दोनों को माइनस करके जोड़, इनका वेक्टर का जोड़ लेते हैं। ये थोड़ा अंतर है। इसका मतलब ये है कि वो टोटल वोल्टेज जो होगा वो VR का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, और इन दोनों के एंटी को माइनस करके फिर होल स्क्वायर होगा, माइनस करके होल स्क्वायर होगा, याद रखिएगा। तो ये टोटल वोल्टेज होता है। ठीक है, अब ऐसे ही बात कर लेते हैं पैरेलल सर्किट में। भाई पैरेलल देखो, सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होते हैं, इसीलिए मैंने आपके सामने लेके आया। पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होता है, और ये टोटल करंट है। यहाँ पर करंट गया IR, यहाँ करंट गया IL, यहाँ करंट गया IC। मतलब जाहिर सी बात है, अब हमने क्या किया, इन तीनों रंगा बिल्ला तीनों को जो तीनों गुंडे हैं इनको पैरेलल में लगा दिया। तो ये पैरेलल में लगा दिए, चलो भाई साहब पैरेलल लगा दिए तो करंट डिवाइड हो रहा है। और करंट जब भी डिवाइड होता है मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, वो किस में होता है, पैरेलल में होता है। वोल्टेज डिवाइड होता है, सीरीज में होता है। अब जब करंट डिवाइड हो रहा है, मतलब करंट बट रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो भी करंट गया होगा उतने का सम ही तो बटा होगा, योग ही तो बटा होगा। मतलब इन तीनों को जोड़ेंगे तो यही तो आना चाहिए।
आ जाते हैं, बात करते हैं। पर ये जोड़ कैसा होगा, ये जोड़ होगा वेक्टर जोड़, क्योंकि बेटा यहाँ AC लग रही है, याद रखना, ठीक है। और एक मक्कारी हम लोग फिर से देंगे, याद रखिए, और वो क्या देंगे, यहाँ फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे, फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे। हम खेल रहे हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, मजा आ रहा है, खेल रहे हैं, क्या करें, ठीक है। चलिए करंट को डिवाइड करने की बात करते हैं, करंट को डिवाइड करने की बात करते हैं, पर जोड़ कैसा होगा, वेक्टर जोड़ होगा, ठीक है। IR² प्लस, मैं फिर से कहूंगा, देखो L और C का नेचर होता है विपरीत, तो यहाँ IL माइनस IC हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये इस तरीके से करंट का फॉर्मूला बनेगा। यहाँ वोल्टेज का बनता है क्योंकि वोल्टेज डिवाइड होता है सीरीज में, करंट का यहाँ बनता है यहाँ वोल्ट, क्योंकि करंट डिवाइड होता है। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे तो वोल्टेज तो पैरेलल में सेम रहता है, तो सब जगह वोल्टेज क्या होने वाला है, V रहने वाला, टेंशन नहीं लेनी है, अभी हम जिंदा हैं, समझे। चलिए अब एक बहुत प्यारी चीज समझना। अब देखिए मैं डिटेल में तो नहीं जा रहा, बट थोड़ा सा इस बात को समझिए, जो क्वेश्चन आता है पेपर में, क्वेश्चन नहीं रहने पाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, Z अपने स्तर पे मिनिमम था। मैं अगर इन बातों को लिख देता हूं, मैं एडवर्टाइज, आप लोगों ने उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा, यहाँ आप लिख लेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ क्या क्या देखा था, यहाँ Z बराबर R होता है और R अपने न्यूनतम पे होता है, तो जाहिर सी बात है Z भी अपने न्यूनतम पे होगा। अब Z क्योंकि न्यूनतम पे होता है तो R मिनिमम है, तो करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है बेटा, ठीक है। XL बराबर यहाँ पर XC को रखते हैं तो FR का वैल्यू आता है 1/√LC आता है, 1/2π√LC आता है। चलिए बेटा कोई बात नहीं, ये बात भी सही है, ठीक है। मैं थोड़ा साफ लिख लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये 3 पॉइंट हो गए। और क्या पॉइंट था हम लोगों के, वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस के वोल्टेज के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, इसीलिए मैं आपको जो सलाह दूंगा वो ये दूंगा कि एक चीज़ को पक्का कर लीजिए, इसीलिए मैंने एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इसके ठीक विपरीत हो जाती हैं। यहाँ पर Z अपने मैक्सिमम पर हो जाता है। अब आपके दिमाग पे आएगा कि सर ऐसा क्यों। अब देखिए इसके पीछे पूरा डिटेल का है, अननेसेसरली लेक्चर लंबा होता है और कोई बात नहीं। तो Z मैक्सिमम यहाँ पर अब प्रतिरोध अपने न्यूनतम पर है, पर पैरेलल रेजोनेंस में ये सब क्या है, मैं आपको इस चीज़ को फिर से बता देता हूँ। मैं अब पैरेलल रेजोनेंस करा रहा हूँ, जो कि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन अब आपके पेपर में पूछा जाने लगा है, ठीक है, पूछा जाने लगा है पेपर में क्वेश्चन ना। तो पैरेलल रेजोनेंस में कुछ भी हो, जाहिर सी बात है, देखो रेजोनेंस के दौरान XL और XC तो बराबर होते ही होते हैं, इसमें तो कोई दो राह है ही नहीं, चाहे वो यहाँ ले लो चाहे वहाँ ले लो, रेजोनेंस के दौरान XL XC बराबर होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर ठीक उल्टा लग दो, यहाँ प्रतिरोध अपने उच्चतम पर होगा, पर होगा किसके बराबर, प्रतिरोध के बराबर ही, क्योंकि XL और XC तो कट मर जाएंगे, जाहिर सी बात है, इसके द्वारा XL होगा, इसके द्वारा XC होगा। ये फॉर्मूला बड़े ध्यान से देखना, अभी यहीं से एक क्वेश्चन करवाऊंगा यूपीपीसी PG2 का, पर वो एक्चुअल में IES में आता है, IES में आता है, ठीक है। जब जाहिर सी बात है यहाँ प्रतिरोध अपने उच्चतम पर होगा तो क्या अपने न्यूनतम पे होगा, करंट अपने न्यूनतम पर होगा, तो करंट न्यूनतम होता है किसमें, पैरेलल रेजोनेंस। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, नो डाउट। जब करंट अपने न्यूनतम पे होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो बनता है करंट और फ्रीक्वेंसी को लेके, करंट और फ्रीक्वेंसी को लेके जो सर्किट बनता है वो यहाँ पर ऐसा बनता है, तो करंट अपने न्यूनतम पर होता है, मिनिमम पर होता है। ये I मिनिमम लिखा है बेटा, मैंने ये I मिनिमम लिखा है, ये FR लिखा है, तो अनुनादी आवृत्ति पे करंट अपने न्यूनतम पर होता है, याद रखिए इस चीज़ को। अब मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर अनुनाद से इधर जाते हैं और अनुनाद से इधर जाते हैं, इन दोनों में पेपर में सवाल पूछते हैं कि अगर अनुनादी फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं तो क्या होता है, और अनुनाद पे रहते हैं तो क्या पावर फैक्टर होता है। यहाँ पे पावर फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया आपको, मैं बता देता हूँ। एक बात होता है, जब सर्किट में ये दोनों लड़ मर गए, बचा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का पावर फैक्टर हमेशा क्या होता है, यूनिटी। ये बात हमेशा याद रखना। तो जाहिर सी बात है कि FR पर जो पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी होगा, मतलब इस अनुनाद आवृत्ति पर जो पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी होगा। अनुनाद से फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे
तो जो पावर फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा। अब देखिए इसका वैसे तो रीज़न है कि फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो एक्सएल का मान कम होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो एक्सी बढ़ेगा, और एक्सी जब बढ़ता है तो लीडिंग होता है। क्या होता है? लीडिंग। भाई जब इसकी शक्तियाँ बढ़ेंगी तो इसके जैसा काम चलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, याद रखिए। अगर इसकी शक्तियाँ बढ़ेंगी तो लीडिंग पावर फैक्टर, यहाँ पर क्या है, आवृत्ति बढ़ रही है तो एक्सएल मजबूत होगा तो लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक इसी के उल्टा यहाँ पर हो जाता है, ये कि यहाँ पर क्या होगा, इसका उल्टा। जब यहाँ लीड है तो यहाँ लैग हो जाएगा, यहाँ लीड है यहाँ पर लीड हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसके उल्टा होता है। वोल्टेज, क्योंकि ये दोनों तो लड़ मर के कट जाते हैं तो वोल्टेज रेजिस्टेंस में ही जाता है जितना जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब जाहिर सी बात है एक्सएल एक्सी के बराबर होगा तो एफ आर भी यहाँ पर क्या होता है, 1/2π√LC ही होता है। तो ये था मेरी तरफ से सीरीज पैरेलल रेजोनेंस। और आपको कैसा लगा लेक्चर ये मुझे बताइए। क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, बस आपका जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं पैरेलल सर्किट। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन यूँ तो आईईएस का क्वेश्चन है, बट अपने आप में ये क्वेश्चन TG2 में भी आया है पिछले बार पेपर में, और ये आया है आपका जेई में, तो जेई में भी बहुत आया है। जेई वाले क्या करते हैं, सब आईईएस के क्वेश्चन चेप देते हैं। ठीक है, और TG2 वाले भी एक आध आजकल लेने लगे हैं, कुछ जेई के क्वेश्चन लेने लगे हैं, तो वो मेरे को पता रहता है कि कहाँ से वो क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करना आपको बहुत ज़रूरी है, कि टेस्ट से आइडिया लग जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। अब आपसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो बात समझिए कि यहाँ इस क्वेश्चन में, अच्छा मैं इस क्वेश्चन से पहले एक बात, सलाह मैं आपको देना चाहता हूँ, एक सलाह। ठीक है, जैसे किसी को अगर लगे कि सर आप थोड़ा सा फास्ट जा रहे हो, कि नहीं सर आप फास्ट जा रहे हो, देखो मेरी मजबूरी है, क्रैश कोर्स में मुझे ज़्यादा चीज़ कम समय में करानी है। तो देखो अगर आप किसी को लग रहा है मैं फास्ट जा रहा हूँ, तो आपके पास तो रिवाइंड का ऑप्शन है, आप 50 बार रिवाइंड करके देख सकते हो, आप पीछे 50 बार रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक, बट मेरे को कम कंटेंट कराना है ज़्यादा समय में, वीडियो अदरवाइज अननेसेसरी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर किसी को लग रहा है कि मैं किसी पॉइंट पे फास्ट हो गया हूँ, तो आप उसको रिवाइंड कर सकते हो। अगर हम डिटेल में कर रहे होते चीज़ों को तो बिल्कुल हम स्लो चलते, बट वो समझने की बात है कि आप थोड़ा क्या कहते हैं, कम समय में हमें चीज़ ज़्यादा करनी है। देखो चीज़ें कम नहीं कर सकते हम, चीज़ें ज़्यादा करनी है कम समय में, तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो। खैर, अब यहाँ पर देखिए आप लोग, हमें IL कैलकुलेट करना है। समझ लीजिए कि इंडक्टर में करंट जा रहा है IL, रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है IR, और ये जा रहा है IC कैपेसिटर में। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए कि IL पता करो। चलो देखते हैं, एक बात देखते हैं, यहाँ पर जो साफ स्पष्ट पता चल रही है क्वेश्चन में, IC कितना है, 4 एम्पियर, मतलब कैपेसिटर में करंट जा रहा है वो 4 एम्पियर है। अब देखो यूँ तो पैरेलल केस के कई कॉम्बिनेशन वाले केसेस बनते हैं, पर वो आप लोगों को ज़्यादा करना नहीं है, वो जेई के लिए थोड़ा सा रहता है, जेई और एई के लिए रहता है। करंट अगर मैं बात करूं, IC जो यहाँ से साफ पता चल रहा है वो 4 एम्पियर है। IR जो यहाँ देखने पर पता चल रहा है 5 यहाँ से आ रहा है, 4 इधर गया, तो कहीं ना कहीं IR आप लोग क्या कर दोगे, 1 एम्पियर। भाई आप कह दोगे कि ये 1 एम्पियर है, क्योंकि 5 है, 5 आया, 4 इधर गया, तो यहाँ 1 ही आएगा, ये आप कह दोगे। ठीक है, इसी को कहते हैं नज़रों का धोखा। कभी कभी क्या लगता है कि जो चीज़ जैसी है वो वैसी नहीं होती। याद रखिए ये गलत है। AC का जो जोड़ होता है, जो सम होता है, वो वेक्टर सम होता है। याद रखिए, जब हम कोई चीज़ 2 + 3 करके 5 नहीं बनाते AC के अंदर, अगर 2 + 3 जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, 2² + 3² का अंडर, जो भी आएगा वो हमें मतलब नहीं है अभी फिलहाल। मतलब जो जोड़ होता है 2 और 3 को जोड़ने में, वो जब 5 नहीं होता, तो 5 में से जब 4 इधर गया तो ये 1 कैसे हो जाएगा, ये तो सोचने की बात है बेटा। ये पैरेलल है, और पैरेलल में करंट क्या होता है, डिवाइड होते हैं। बट आप जोड़ नहीं सकते ना, मतलब 4 और 1 5 हो गए, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर जोड़ होता है।
तो क्या करेंगे, आई आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिना आई आर के कहानी आगे नहीं जा पाएगी। जब ये नहीं आएगा हमारे पास तो ये नहीं आएगा। अब आप एक चीज़ देखिए, कुछ लोग क्या भी करेंगे कि यार 5 एम्पियर ये रहा और पूरा 5 यहाँ निकल गया है आगे, तो आई एल 0 हो जाएगा, तो आप लोग 0 करेंगे, 0 टिक मारे आएंगे। गलत आ जाएगा आंसर। जब हमारा जोड़ वेक्टर नहीं होता तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि एसी में जोड़ वेक्टर होता है, अलजेब्रिक नहीं होता कि 5 यहाँ आ रहा है तो 5 इधर चला गया तो यहाँ तो 0 ही होगा। नहीं, अब सुनिए समझिए कैसे। मैं 1 मिनट के लिए इतने इतने पोर्शन को ले लेता हूँ सर्किट के, मतलब आर से पहले करंट क्या था 5, मैं इसे आई एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, आई एक्स मान लेता हूँ, 5 एम्पियर था और ये कितना था सी 4 एम्पियर था, ठीक है, आई सी, और यहाँ है आई आर मान लेता हूँ। अब आप मेरे को एक बात बताओ, वेक्टर जोड़ क्या कहता है कि जो टोटल करंट है मतलब आई एक्स है वो क्या होगा वेक्टर जोड़ में, आई आर स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर होगा, मतलब जोड़ेंगे तो। अब यहाँ से आई आर निकालो आप, आई एक्स कितना है बेटा 5 दिया हुआ है, देखो मैंने इसे आई एक्स मान लिया ना, 5 दिया हुआ है, आई आर निकालना है अपने को, प्लस आई सी कितना है 4 स्क्वायर मतलब 16। अब जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मतलब यार मैथ है प्लीज़ यार, मैथ में परेशान मत करना, ये बात गलत है यार। मेरे को मैथ्स से मेरे को ये बहुत गुस्सा आती है, कुछ लोग मैथ्स में खुद अटकते हैं और फिर टीचर को गाली देते घूमते हैं कि सर समझ नहीं आया समझ नहीं आया। अब बताओ यार, मैथ भी पढ़ाऊंगा और इलेक्ट्रिकल भी पढ़ाऊंगा तो पता कोर्स हो गया है। अब आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पर भाई जाहिर सी बात है ये अंडर रूट है, ये 5 है, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना होगा, स्क्वायर कर देंगे तो ये 25 इजिकल्स टू आई आर स्क्वायर प्लस 16, तो आई आर यहाँ से कितना आया 4 एम्पियर। अब यार अब ये मत कहना कि ये सब कैलकुलेशन है, आप मेन मुद्दा ये समझिए, आई एक्स 5 जो गया वो इन दोनों में बट गया, तो जब बट गया तो इन दोनों का सम ही तो आएगा, यहाँ पे सम हमने किया, ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पे इसका, फिर तो कैलकुलेशन है। आई आर कितना आ गया 4 एम्पियर। अब देखो 4 और 4 5 एम्पियर, क्यों, क्योंकि वेक्टर जोड़ है, अलजेब्रिक नहीं है। मुझे मालूम है आपको अटपटा लग रहा होगा, पेट में दर्द होना शुरू हो गया होगा, पर वेक्टर जोड़ है। अब आप इधर आ जाइए, चलिए अब आप यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ये हमारा तीनों में सर्किट, अब हम पूरा सर्किट ले लेंगे, अब हम पूरा सर्किट ले लेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। मैं उतना पोर्शन मिटा देता हूँ। देखो इस फॉर्मूले को देखो बड़े ध्यान से, इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से। अब इसी फॉर्मूले पे सवाल है, इसी फॉर्मूले पे सवाल है। यहाँ टोटल करंट कितना है, अभी आई एक्स फाई एक्स भूल जाओ, यहाँ टोटल करंट कितना है 5, तो इस जगह पे मैं क्या लिखूंगा 5। आई आर बेटा अभी मैंने क्या निकाला है, आई आर मैंने निकाला है 4 स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी, आई एल अपने को पता नहीं है, और आई सी का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 4 का स्क्वायर, वो सॉरी 4 का होल स्क्वायर, या होल में आएगा, देखिए ध्यान से सुनिए बात को। तो जाहिर सी बात है, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 इजिकल्स टू, भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ ना, स्क्वायर कर रहा हूँ दोनों साइड, यहाँ और यहाँ स्क्वायर कर रहा हूँ, तो 5 का स्क्वायर 25 और ये 16 प्लस आई एल माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये इधर होगा तो आई एल माइनस 4 का होल स्क्वायर, 25 माइनस 16 कितना बेटा 9। अब यहाँ पर क्या करो, दोनों साइड अंडर रूट ले लो, तो ये क्या बचेगा आई एल माइनस 4 इजिकल्स टू 3। एक सेकेंड, कुछ गलती तो नहीं होगी, ठीक है। तो आई एल कितना आ गया आपका 7, 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7। एक सेकंड, कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दी है, कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दी है क्या, अरे बेटा एक कैलकुलेशन में गलती हो गई, देखो एक गलती हो गई कैलकुलेशन में, बस कि यहाँ से 25 माइनस 16 करेंगे तो क्या आएगा, 25 माइनस 16 करेंगे तो 9 आएगा यार, यहाँ हल्की सी गलती हो गई है। आई आर इजिकल्स टू 25 माइनस 16 करेंगे तो 9 आएगा, और 9 का अंडर रूट करेंगे तो 3 एम्पियर आएगा, इसका मतलब ये 3 एम्पियर है, सॉरी बस यहाँ पे 3 एम्पियर लगा देना है आपको। 3 एम्पियर का स्क्वायर लेंगे तो 9, और 25 में से 9 गए, कितना बचा 16, और जब 16 का अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, ठीक है, 16 का अंडर रूट करेंगे आएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8 एम्पियर, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी।
पहले हमने इतना इतना सर्किट को लिया, आई आर प्लस आई सी, तो जाहिर सी बात है इसका जोड़ प्लस इसका जोड़, पर जोड़ कैसा, वेक्टर जोड़। तो हमारे पास ये करंट कितना है 5 पहले से दिया है, आई एक्स 5, आई आर स्क्वायर निकालना है और आई सी हमें दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 करके जब हमने आई आर निकाला तो यहाँ से 3 एम्पियर आया। अब बस हमने फॉर्मूले में रखा है, आई आर को रखा 3 स्क्वायर। अब ये तीनों पैरेलल में, आर आई सी पैरेलल में, तीनों पैरेलल में, जाहिर सी बात है टोटल करंट कितना आ रहा है 5। देखिए टोटल करंट कितना आ रहा है 5, आई आर कितना है 3 स्क्वायर, आई एल पता करना है, आई सी पता है 4 स्क्वायर। अब तो मैथ रह जाती है और मैथ में आंसर क्या आया 8 एम्पियर। तो ये जो आई एल आ रहा है ये कितना आ रहा है 8 एम्पियर, यहाँ 8 एम्पियर जाएगा। अब देखिए कितना अटपटा लग रहा है, 5 यहाँ जा रहा है, 8 इधर जा रहा है, 5 इधर जा रहा है, मतलब 5 एम्पियर दे रहे हैं। और तुम अगर इसे बीजगणितीय योग लोगे तो 8 और 5 13, मतलब 5 दे रहे हैं और 13 में बढ़ जा रहा है। बीजगणितीय नहीं करना है ना, वेक्टर करना है, इसी में वेक्टर सम होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएल में आ चुका है। चलिए तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कैसा लगा लेक्चर कमेंट जरूर करना। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। और अगला लेक्चर का टॉपिक क्या होगा ये भी बता देता हूँ मैं तुमको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन करा सकता हूँ, हो सकता है।